नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं ज़ेनोगा बेसिक कोर्स को हिंदी में। हम लोग सहर जी की बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि किस तरह से सचमुच में ये मेडिटेशन वगैरह करने से कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। मैं चाहता हूँ इस चीज़ को आप अपने दिमाग में ठीक ऐसे ही डाल लें जैसे छोटे बच्चों को हम डिवीज़न सिखाते हैं। हम उनको बताते हैं कि 8 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, आंसर 4 आएगा। और अगर 8.5 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा। ये मैथमेटिकल रूल्स हैं। ठीक ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के कुछ रूल्स हैं, उसको हम कभी भी नहीं तोड़ सकते। और उसमें से एक रूल ये है, क्योंकि जो ये सवाल उठा है हमारे मन में कि सचमुच में मेडिटेशन करने से कोई फ़ायदा है कि नहीं, ये इसी चीज़ पर आधारित है कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारे अंदर में चेतना है, जो ईश्वर का पार्ट है, वो अपने आप में होल है। उसको नहीं अचीव करना है, कुछ भी हमको अचीव करना है। लेकिन हम अगर उसी कॉन्शियसनेस का पार्ट हैं, उसी चेतना का हिस्सा हैं, तो हम फंसे किस चीज़ में हैं? इस फिजिकल बॉडी में और इस माइंड में। कैसे फंसे हैं ये क्वेश्चन अभी रेलेवेंट नहीं है, ये बाद में समझ में आ जाएगा। लेकिन हम फंसे हैं। अगर हमारे अंदर में कोई कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है और वो इस बॉडी में फंसी हुई है, तो निकलने का जरिया क्या है? इसके बॉडी के और इस माइंड से निकलने के से जुड़े हुए ब्लॉक्स को हटाना पड़ेगा। चेतना एक्सप्रेस कर सकती है, कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस कर सकती है, बशर्ते हम अपने ब्लॉक्स को दूर कर सकें। और उस ब्लॉक्स को दूर करने का तरीका क्या है? ये योग, स्पिरिचुअलिटी उसी ब्लॉक को दूर करने का तरीका है। बार बार सहर जी कह रहे हैं कि जो भी हमारा कॉन्शियसनेस का जो, अगर हम फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी और उससे फिर इलेक्ट्रॉनिक बॉडी और उससे सोल में अगर हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट करेगा, तो उस शिफ्ट का ट्रू कॉज ये प्रैक्टिसेस नहीं है। इन प्रैक्टिसेस के जरिए हम कोई कॉन्शियसनेस अपना बढ़ा नहीं पा रहे हैं। हाँ, हम इसको क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इस जो हमारी ब्लॉक्स हैं उसको हटा सकें। बहुत बार देखा गया है, बहुत से लोगों के साथ देखा गया है कि वो बस आंख बंद करके अनायास बैठे रहते हैं और वो अचानक से ही वो डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, तो उनके रास्ते के ब्लॉक्स खत्म हो चुके हैं। सहर जी कह रहे हैं जब ये ब्लॉक्स खत्म हो जाएंगे तो आपकी जर्नी सेक्शन 2 से सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में बहुत आसानी से हो जाएगी। हम सब के अंदर में एक सेंस होता है कि हम सब कुछ हैं। इसको हम लोग स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं आई एम, फीलिंग ऑफ आई एम, कि मैं कुछ हूं। ये कहां से आती है? रियलिटी में देखा जाए तो आपके पास भी फिजिकल बॉडी है, मेरे पास भी है। आप भी सांस लेते हैं, मैं भी सांस लेता हूँ। आपके बॉडी के में वो सब चीज़ें चलती हैं जो मेरे बॉडी में चलती हैं। हाँ, डिफरेंस हम दोनों के बीच में ये है कि आपकी मेमोरीज मेरी मेमोरीज से अलग है। लेकिन फिर भी अगर हम सब सेम कॉन्शियसनेस हैं और हम सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के, एक दूसरा भी क्या, ये जो हमारे को अलग से सेंस आती है जिसमें हमको दुख आता है और हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं सेंस ऑफ आई एम। ये कहाँ से आती है? ये आती है, देखिए स्पिरिचुअलिटी में इसको बड़ा क्वेश्चन मार्क के फॉर्म से माना जाता है कि ये कैसे खत्म हो। सेल्फ, जब कृष्णमूर्ति बोलते हैं ना बार बार कि सेल्फ बार बार तुम्हारा मेमोरीज को पकड़ के रखता है और अपने दुखों को बार बार घसीटता है, अपने सुखों को पकड़ने की कोशिश करता है। हम दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, दूसरे हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो हमको खराब लगता है, हमको बेइज्जती महसूस होती है। तो वो सब है सेंस ऑफ आई एम, मैं कुछ हूं। ये चीज़ बुद्ध में नहीं होती है, ये चीज़ उन लोगों में नहीं होती जो लोग एनलाइटेंड होते हैं। तो ये डिफरेंस कहाँ से आता है? ये आता है सहर जी के हिसाब से हमारे कॉन्शियस माइंड, हमारे IESM की वजह से। जितना एक आदमी के माइंड में आई सेंटर, ई सेंटर और एस सेंटर आपस में शोर मचाते हैं, उतना ही हमारे अंदर में सेंस ऑफ आई एम होता है। उसके कुछ एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ मैं। एक आदमी आए, हमारे कमरे में घुसे और वो अपनी एक खूबसूरत कपड़ा पहन करके आए और यहाँ पर बैठ जाए और वो देखे ही नहीं कि इस कमरे में क्या चल रहा है, तो वो अपने आप को लेकर आता है। एक ऐसे बहुत से एग्जांपल्स कृष्णमूर्ति के उसमें हैं, सीरीज़ में, कमेंट्रीज ऑन लिविंग में लोग आते हैं। कोई पावरफुल आदमी आता है, कोई ढेर सारे फॉलोअर्स के साथ आता है, कोई आदमी बहुत दुखी आता है। तो वो कौन है? वो बंडल कौन है? वो सेंस ऑफ आई एम है। जब मैं अपने आप को पॉलिटिशियन मानता हूँ तो इस सेंस ऑफ आई एम है। पॉलिटिशियन क्या है? मेरे माइंड में एक इमोशन और एक इंटेलिजेंस, दोनों का मिक्सचर, मुझे एक फीलिंग आती है कि मैं कुछ हूँ। और वो कुछ जब हटेगी तब दुख होगा। वो दुख क्या है? दैट इज अ सेंस ऑफ आई एम। तो ये कहाँ से आता है? हमारे ही माइंड में से। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप दुखी हैं तो एक्चुअली वो कुछ और नहीं है, वो आपके माइंड की वजह से आपको एक फीलिंग ऑफ सेल्फ आ रही है कि आप कुछ हैं।
जब हमारा कॉन्शियसनेस एक हार्मोनियस होल हो जाता है, एक कंप्लीट हार्मनी हो जाता है, तब आप चाहे सेक्शन 1 में हो, चाहे 2, चाहे 3 या 4 में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉन्शियसनेस होते हैं। फिर भी हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हमारा जो सेक्शन 1 है, जिसके जरिए हम बातचीत करते हैं, वो हमको इस दुनिया के साथ यही कनेक्ट कराता है। लेकिन एक आदमी जिसका माइंड कंप्लीटली इवॉल्व हो चुका है और जिसका माइंड हार्मनी, समझते हैं किसको बोलते हैं? हार्मनी मतलब कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। जैसे डांस होता है या म्यूजिक होता है, बेसिकली म्यूजिक में सारे टोन्स ऐसे लगते हैं जैसे एकदम साथ में बज रहे हैं, जैसे जैसे जहाँ जहाँ बजना चाहिए वैसे बज रहे हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड में क्या होता है? बुद्धि कुछ और कहती है, इमोशन कुछ और कहता है, तो यहाँ पर रिदम नहीं होता। तो ये कह रहे हैं जब रिदम अचीव हो जाता है तब आप किसी भी सेक्शन से काम कर सकते हैं। आई से सेक्शन 1 से भी काम कर सकते हैं, सेक्शन 4 से भी काम कर सकते हैं। आप मेडिटेशन में जा सकते हैं और मिस्टिकल पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब ये चारों एकदम रिदम में होते हैं। एक बड़ी खास पॉइंट है जो यहाँ पर सहर जी पहली बार लेकर आ रहे हैं कि कर्म मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जिसका फल होता है। हर छोटी से छोटी चीज़ का रिजल्ट होता है। यहाँ पर अगर मैं उंगली भी हिलाता हूँ तो उंगली के हिलने की वजह से एक ये एक्शन हुआ और उसका एक रिएक्शन बनता है। हम लोग इसको बहुत ही नाइव तरीके से समझते हैं, अगर बुरा किया तो बुरा होगा, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा। एक मोटे मोटे में हम समझने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम सब ये मानते हैं कि ज़िंदगी में अच्छा करना चाहिए और बुरा से बचना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं कि बुरा किया तो हमको वापस बुरा मिलेगा। ये है लॉ ऑफ कर्मा। लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए तो ज़िंदगी में हम लोग ढेर सारी चीज़ें करते हैं जो बहुत बार अनजाने में बुरी होती हैं। अब मेरे सामने एक गरीब आदमी है, मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बजाय मैं जाकर के चॉकलेट खा रहा हूँ, तो ये एक तरह से अनजाने में बुरा हो गया। तो सहर जी बोल रहे हैं कि एनलाइटनमेंट या हमारा एवोल्यूशन इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज सेक्शन 1, 2, 3 और 4, इन चारों में से केवल सेक्शन 4 की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कर्मा के अफेक्ट से फ्री होती हैं। आपने सेक्शन 1 से कुछ काम किया, उसका कर्म है और उसका रिजल्ट भी आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे सेक्शन 2 से सेक्शन 3 और सेक्शन 3 तक। लेकिन सेक्शन 4 से आपने जो भी एक्टिविटी किया उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता, उसका कोई फ्रूट नहीं बनता। सहर जी कह रहे हैं कि सेक्शन 4 फ्री है लेटेंट कर्मा से। लेटेंट कर्मा मतलब ऐसे कर्म जो आपको अभी जीने पड़ेंगे, जो आपने किए थे, अब आपको उसका अब फिर से जीना पड़ेगा, उसका असर जीना पड़ेगा। उससे हमारा सेक्शन 4 फ्री है, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्री, बिकॉज उसमें आपको कुछ और नहीं झेलना पड़ता। हमारा जो एक लिबरेटेड आदमी होता है उसकी सारी एक्टिविटीज़ ये जो हमारे सेक्शन 1 की अलग अलग इंट्रिकेसीज से, अलग अलग प्ले से फ्री होता है बेसिकली। अब इसको समझिए, क्योंकि हमारा जो सेक्शन 4 है वो एक जब वो काम करता है तो ये जो हमारा इमोशन, इंटेलिजेंस और सेंसुअलिटी, ये सब उसके नौकर की तरह काम करते हैं। नौकर की तरह काम करते हैं मतलब क्या? वो सही काम करते हैं, जैसा मालिक बोलेगा वैसा। मान लीजिए मालिक हट गया, सेक्शन 4 काम नहीं कर रहा है और ये बेचारे नौकरी काम कर रहे हैं। जैसे हमारे केस में, एक आम आदमी के केस में क्या होता है? इंटेलिजेंस होती है, इमोशन होता है और सेक्स होता है। यही आपस में अपने इस बॉडी को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करिए आपके घर में, ये घर जो आपका है उसमें मालिक नहीं है, आप चले गए हैं और उसको मैनेज करने वाला नौकर है। 3-4 नौकर इस घर में रहते हैं। उस घर की कंडीशन इमेजिन करिए, कभी सफाई होगी, कभी नहीं होगी, कभी बिल पे किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। मुझे याद है, इनफैक्ट हमारे घर में ऐसा हुआ था। मैंने अभी बताया ना, इलाहाबाद का घर जहाँ पर हमारे पेरेंट्स रहते थे, हम लोग सब रहते थे, उस घर को छोड़ करके हम बॉम्बे चले गए थे और इस घर को हमने अपने रिश्तेदारों को दे दिया था जो उसके मालिक नहीं थे। और फिर जब हम छुट्टियों में आते थे, साल में एक बार हम छुट्टियों पे आते थे, तो हम लोग देखते थे कभी हमारा बेड गायब है, कभी कूलर गायब है, कभी फ्रिज गायब है। और कहाँ जाता था? कोई गलत जगह नहीं जाता था। जो भी लोग रिश्तेदार वहाँ रहते थे वो लोग अपने घर ले जाया करते थे कि यहाँ खाली पड़ा है तो हम अपने घर में यूज़ कर लें तब तक।
और जब आपके रिश्तेदार आपके घर की देखभाल कर रहे हैं तो आप मना भी नहीं कर सकते। एक तरह से वो फीस मान के चलते हैं, हम आपके घर की देखभाल कर रहे हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, 2-3 बार हुआ है। हमारे बॉम्बे में भी एक मकान था, वो भी ऐसे हमारे रिश्तेदार रहते थे, तो वो किराया देने के बजाय हमसे किराया मांगते थे कि हमने आपके घर में रिपेयर कराया है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो इतनी गंदी कंडीशन थी घर की कि मुझे कम से कम 3-4 लाख रुपए लगा करके उसको ठीक कराना पड़ा है घर को। ये कोई ब्लेम नहीं है, ये एक ऐसा घर है जिसमें मालिक नहीं होता। आप इमेजिन करिए, इमेजिन क्या, आप कभी देखिए इस घर में देखिए जहाँ हम लोग रहते हैं, जो घर का मालिक नहीं रहता उसमें कचरा आ जाता है, गंदगी आ जाती है। इवन एक हफ्ते के लिए जब यहाँ नहीं रहता कोई, मालूम पड़ता है कि बंजर है। तो एक आम आदमी की लाइफ जिसके माइंड में कॉन्शियसनेस पूरी तरह से नहीं खुली है, इसका सेक्शन 4 काम नहीं कर रहा है, उसके घर में जो लोग काम कर रहे हैं IESM, ये नौकर घर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम बेचारे दुखी और हम बंजर ज़मीन की तरह हैं जिसके अंदर में कोई मालिक नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो लोग भी इवॉल्व हो चुके हैं वो सेक्शन 4 से काम करते हैं, और बाकी बेचारे, बाकी सब का जो कॉन्शियसनेस है वो या तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 या सेक्शन 3 से लिमिटेड होकर के ही काम करता है। इसलिए वो दुखी और मिजरेबल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में हम दुखी क्यों हैं, कोई और कारण नहीं है, क्योंकि आप अभी सेक्शन 4 पे नहीं पहुंचे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 3 तरह के कर्म। सहर जी कह रहे हैं कि जो भी आदमी सेक्शन 4 पर पहुंच चुका है उसके सारे एक्शंस फ्री होते हैं कर्मा से, उसको कोई कर्म टच नहीं कर पाता। लेकिन जो लोग भी सेक्शन 3, सेक्शन 2 और सेक्शन 1 पर हैं, उनको अपने फ्रूट्स को झेलना पड़ता है, अपने कर्मों के फल को झेलना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन जिस लेवल पे उनका एवोल्यूशन हो रखा है। जो भी आदमी केवल सेक्शन 1 पे है उसको सेक्शन 1 के से निकलने वाले कर्मों के फल को झेलना पड़ेगा, सेक्शन 2, सेक्शन 3। आगे कह रहे हैं, ये वाले सेंटेंस को सहर जी खास तौर से बोल रहे हैं, दिस इज वर्थ अ सीरियस स्टडी। वैसे तो पूरी किताब बहुत सीरियस स्टडी के लिए, लेकिन ये मुझे पता है इसलिए बोला है सहर जी ने, बिकॉज इसको समझना और इसको ग्रास्प करना, इसको डाइजेस्ट करना हम लोगों के लिए शायद मुश्किल पड़े। सहर जी कह रहे हैं, एक आइडेंटिटी ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन मेमोरी एंड कार्मिक इफेक्ट प्रोड्यूसिंग न्यू कॉज इवन व्हेन सेपरेटेड इन टाइम एंड प्लेस। ये वो जगह आ जाती है जहां पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा भी होता है। मान लीजिए आप यहां बैठे हैं या कोई और बैठा है यहां पे, और उसको अचानक से एक भोला भाला आदमी यहीं बैठा हुआ है और अचानक से उसको कोई बहुत सीरियस बीमारी हो गई, और वो हमारे साथ हुआ भी। यहाँ बेचारा राम जी इसी कमरे में उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ पर बेड था, वो सुबह सुबह आया और अचानक से उसके ब्रेन में छोटा सा हेमरेज हो गया। उसके बाद से वो नौकरी नहीं कर पाया आज तक कभी। तो ये क्या है? सहर जी कह रहे हैं, एक आइडेंटिटी ऑफ रिलेशनशिप होती है मेमोरी और कार्मिक इफेक्ट में। अब अगर उस बच्चे को ब्रेन हेमरेज हुआ, एक इफेक्ट हुआ, ये पास्ट में कोई बहुत बहुत डिस्टेंट पास्ट में या पास्ट लाइफ में या कभी और पास्ट में उस चीज का इस चीज से आइडेंटिटी ऑफ रिलेशनशिप होता है। हमको आपको नहीं पता वो कैसे रिलेटेड है, लेकिन जैसे आंख बंद करके हम बोलें कि यार पता है तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने उसको मारा था, ऐसे लोग बोलते भी हैं, तुमने वो गलत काम किया था इसलिए उसका असर है। बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि हम तो जानते भी नहीं कि हमारा पिछले जन्म होता है कि नहीं, लेकिन फिर भी हमको ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो ये सहर जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी मेमोरीज हैं और कार्मिक इफेक्ट हैं, वो जो हमारा पास्ट है वो भी कुछ और नहीं है, केवल मेमोरी तो है। 100 साल पहले या 100,000 साल पहले मैं कौन से जन्म में क्या था, वो क्या है? नथिंग एल्स बट मेमोरी। तो मेमोरी का और कार्मिक इफेक्ट का एक रिलेशनशिप होता है आइडेंटिटी का। ये दोनों आइडेंटिफाइड होते हैं, एक जगह ब्रेन हेमरेज और एक जगह पर कुछ और। ये सुनने में एकदम गलत लगेगा, नॉन लॉजिकल एंड इरैशनल लगेगा कि लाइफ इतनी ब्रूड क्यों है, बट दीज आर द लॉज। मतलब कोई आदमी ऊपर से नीचे गिरेगा तो आपकी अगर हड्डी टूटती है तो हड्डी टूटे, नेचर के लॉज हैं ये। ठीक ऐसे ही शहर जी कह रहे हैं, इसको आपको डिस्कवर करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया और मान लीजिए आप इसको। आप फ्यूचर में जब आपके सेक्शन 3 खुलेगा तो आप एक्चुअली देख पाएंगे कि इस आदमी को अगर ये चीज़ हो रही है तो उसका आइडेंटिटी कौन सी पास्ट से है या कौन सी मेमोरी से है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में मेमोरीज का बहुत बहुत जोर है, सही सही मेमोरीज को रखना और गलत मेमोरीज को डिसॉल्व कर देना।
कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेमोरीज टाइम और स्पेस में कितनी कितनी दूरी पर हो। 100 जन्म पहले की मेमोरी और 100 दिन पहले की मेमोरीज अपना इफेक्ट क्रिएट करती हैं और दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है आइडेंटिटी का। तो जब तक आदमी का सेक्शन 3 डेवलप नहीं हो जाता तब तक आदमी अपनी डीप मेमोरी को नहीं खोल सकता और उसको नहीं समझ सकता। हाँ, कभी कभी ड्रग्स के जरिए, हिप्नोसिस के जरिए या कोई और तरीके से आदमी देख पाता है। जैसे कि डॉक्टर ब्रायन वीस की किताब में नहीं था, उस पेशेंट को बार बार ले जाते थे पास्ट लाइफ में और पास्ट लाइफ में देख करके आती थी कि कौन कौन सी चीज़ें उसके साथ हुई, उसके बाद वो समझ पाती थी। तो आर्टिफिशियली कभी कभी आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो आदमी कॉन्शियसली सेक्शन 3 जिसका नहीं खुल पाता, वो अपने पास्ट लाइफ को जा करके या अपनी पास्ट मेमोरीज को निकाल करके उस आइडेंटिटी को नहीं यूज कर पाता है। लेकिन अगर ये चीज़ कॉन्शियसली आप खोल सकें सेक्शन 3 की मदद से, तब आप हर कॉज को और हर इफेक्ट को समझ सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आपकी पुरानी मेमोरी रिकॉर्ड्स हैं, जब वो खुल जाती हैं, तब आप पहली बार, जब आपके माइंड में पहली बार ये समझ में आता है कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। ये दुनिया में अच्छाई पता है कहां से आई है? उन लोगों के दिमाग से आई है जिन्होंने देख लिया। सोचो, हमारी और आपकी जिंदगी में तो क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग जो अच्छा लगता है करेंगे, जो खराब लगता है नहीं करेंगे, जानवर की तरह। अच्छाई करने से क्या फायदा हमको पता नहीं है। ये उन लोगों को पता है जिन्होंने पहली बार मेमोरी पूल को, पास्ट लाइफ की मेमोरीज को देखा कि मैंने उस जन्म में ये किया था, उसका असर ये हुआ। अब मैं अपने बच्चों को बोलता हूं ये काम मत करो क्योंकि इसका असर वो होगा। बच्चे को क्या पता? जैसे जानवरों को कुछ नहीं पता होता। तो जब पहली बार आप अपने डीप मेमोरी पूल्स को, जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज जहां पर स्टोर्ड हैं, जब उसको यूज कर पाएंगे, खोल पाएंगे, तब आप पहली बार समझेंगे लॉज ऑफ कर्मा को। तब आप इनफैक्ट समझते भी नहीं है, तब आप ऐसे ही होता है जैसे आप यूज करना शुरू कर देते हैं सचमुच में कर्म को सही तरीके से फलित करने के लिए, उसमें से निकलने के लिए। कल और पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, अगर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होकर के सीखना चाहते हैं तो आपके लिए हम लोगों ने ज़ेनोगा बेसिक कोर्स तैयार कर रखा है, जिसमें 2 साल तक के लिए हर रोज़ आपको वीडियोस मिलेंगे। आपको ज़ेनोगा बुक भेजी जाएगी बाय कुरियर इंडिया में, और आप मेरे साथ बात कर सकते हैं पर्सनली, अपॉइंटमेंट बेसिस पर आपकी हमारे से बात हो सकती है। ये ज़ेनोगा बेसिक कोर्स के ज़रिए हो पाएगा। और अगर आप अपने आप को बिज़नेस में, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने बिजनेस बेसिक कोर्स BBC चालू किया है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।